किशोर बाबू अपनी पत्नी उर्मिला से कहते हैं, हमारे सत्संग के सभी मित्र अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझसे भी पूछ रहे थे। मैंने हाँ कर दिया है, लेकिन सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं, तब उनसे फाइनल हाँ करूंगा। क्या आपने वैष्णो देवी जाने के लिए हाँ कर दिया है? वैष्णो देवी जाने का मेरा कब से मन है, एक बार भी नहीं गई हूँ। शादी के बाद ही जाने का मन था, लेकिन संयुक्त परिवार और शादी के 1 साल में ही प्रवीण पैदा हो गया था। फिर बच्चों के साथ घूमना फिरना कहाँ बनता है। वैष्णो देवी के जाने के नाम से ही उर्मिला जी बच्चे की तरह चहक जाती हैं, लेकिन दूसरे ही पल उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है कि मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द होता है और वैष्णो देवी में तो बहुत सारी चढ़ाई करनी पड़ती है। मैं कैसे चढ़ पाऊंगी? रहने दो, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे उर्मिला, तुम चढ़ाई की चिंता मत करो। अब तो उधर बहुत सारी सुविधा हो गई है। हम तुम्हें आराम से ऊपर लेकर के चलेंगे। अब तो उधर हेलीकॉप्टर भी मिलने लगे हैं, तो आराम से तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर कर दूंगा। मैं अपने मित्रों के साथ पहाड़ों के रास्ते चढ़कर आ जाऊंगा। तुम तब तक आराम से उधर बैठना और हमारा इंतजार करना। फोन तो तुम्हारे पास है ही, हम आपस में बात करते रहेंगे और फिर हम तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर चलेंगे। तुम्हारे घुटनों के दर्द की दवाई भी ले जाएंगे। क्या पता माता रानी की चढ़ाई करने से तुम्हारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। उर्मिला जी कहती हैं, वह सब तो ठीक है, लेकिन प्रवीण को जब पता चलेगा कि मम्मी पापा वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या कहेगा। अभी पिछले महीने ही तो हम अपनी बेटी निशा के घर लखनऊ रह कर के आए हैं। तभी बेटा बहू कितना कुछ कह रहा था कि आप लोग तो घूमते ही रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, घर में टिककर रुकते ही नहीं हैं। हाथ में पैसे क्या आते हैं कि सारे पैसे फुर्र कर देते हैं, जरा से भी बचा कर नहीं रखते हैं। उर्मिला, तुम बेटे की चिंता मत करो, और अगर वह कुछ कहेगा तो मैं बात कर लूँगा। और फिर अपने घूमने फिरने के पैसे मैं बेटे से नहीं मांगता हूँ। मेरी अपनी पेंशन के पैसे आते हैं, और हम दोनों ने पूरी जिंदगी तो अपने बेटों के लिए सब कुछ किया है। जब घूमने फिरने के दिन थे, तब तुम पूरी तरह से अपने बच्चों की घर गृहस्थी और पालन पोषण में लगी हुई थी। मैं भी दिन रात पैसे कमाने में लगा हुआ था, ना दिन देखा ना रात देखी। ऐसे ही 25 साल शादी के बाद कब निकल गए, काम करते करते पता ही नहीं चला। आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम पर चले गए, तो हम भी अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं। अब हमारे जो शौक हैं, हम उनको पूरा करेंगे, और हम अपने शौक पूरे करने के लिए बच्चों से थोड़ी ना पैसे मांग रहे हैं, जो बच्चों को तकलीफ होगी। तुम इतना मत सोचा करो। और तुम्हें तो घूमने फिरने का कितना शौक था कि तुम घूमने फिरने के नाम पर बच्चों से डर क्यों जाती हो? अरे तुम्हारा पति घुमाने ले जा रहा है, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पति की बातों को सुनकर के उर्मिला जी आश्वस्त हो जाती हैं कि अगर बेटा कुछ कहेगा तो उनके पतिदेव बात को संभाल लेंगे, और वह वैष्णो देवी जाने के लिए हाँ कर देती हैं। किशोर बाबू भी अपने दोस्तों को फ़ोन कर कह देते हैं कि वह सबके साथ वैष्णो देवी चल रहे हैं। सबके इकट्ठे ट्रेन की टिकट करवा लेना। खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर के चलेंगे, जिससे खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। दूसरे दिन प्रवीण का फ़ोन आता है। बातों बातों में उर्मिला जी अपने वैष्णो देवी जाने की बात अपने बेटे को बताती हैं। बेटा उधर से चिल्लाता हुआ कहता है, माँ, क्या माँ आपका दिमाग खराब हो गया है? आपके घुटनों में दर्द रहता है और वैष्णो देवी घूमने के लिए जाएंगी? अभी बीमार पड़ जाओगी तो कल के लिए मेरे ही सर पर आकर बैठोगी। कौन करेगा तुम्हारी सेवा? और पापा के हाथ में तो कभी पैसा रुकता ही नहीं है। पेंशन क्या आता है कि सारे पैसे अपने घूमने फिरने में ही उड़ा देते हैं। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि बच्चे कितना संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं? थोड़ा बचाकर अपने बच्चों को भी दे दें। सीधी सादी उर्मिला जी अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाती हैं। पास में खड़े हुए किशोर बाबू फोन अपने हाथ में लेते हुए बेटे से कहते हैं, क्या कह रहे हो बेटा? प्रवीण,
तुम कहीं घूमने जाते हो तो हम तो तुम्हें नहीं रोकते टोकते हैं। अभी पिछले साल ही तुम लोग गोवा घूमने गए थे और उसके 6 महीने बाद ही शिमला चले गए थे। हमने तुम्हें रोका कि तुम इतना घूमने क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपने पिता की बात सुनकर के प्रवीण कुछ समय के लिए तो शांत हो जाता है, फिर सोच समझ कर कहता है, मैं तो बस पिताजी इसीलिए कह रहा था। माँ के घुटनों में दर्द होता है और पैसा भी खर्च होता है। बेटा, मैं अपने घूमने फिरने का पैसा तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। मुझे पेंशन मिलती है, इस पेंशन से मैं घूमने जा रहा हूँ। इसके बाद किशोर बाबू फोन को काट देते हैं। प्रवीण फोन रखता है कि तभी उसकी पत्नी सारी बातों को सुन लेती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है। पता नहीं कितना घूमते फिरते हैं, बुढ़ापे पर भी घूमने की पड़ी है। आराम से घर पर नहीं रह सकते हैं। घुटनों में तो दर्द होता रहता है, लेकिन फिर भी घूमने जा रहे हैं। अगर हम अभी 50,000 भी मांग दें तो मना कर देंगे। ऐसे ही खर्च करते रहेंगे तो देख लेना, बुढ़ापे पर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देखने वाली हूँ। एक पैसा भी नहीं दूंगी इनको बुढ़ापे पर खर्च करने के लिए। अभी इतना पैसा उड़ा रहे हैं। प्रवीण को भी अपनी पत्नी की बात सही लगती है। हाँ रचना, तुम सही कह रही हो। मम्मी पापा कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करने लगे हैं। अब जल्दी ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके खर्चों पर लगाम लगा सकें। इधर उर्मिला जी अपने जाने की तैयारी करने लगती हैं। किशोर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, कुछ सर्दी के कपड़े भी रख लेना। उधर बहुत ठंड पड़ती है और अभी तो नवंबर का महीना है। हमारे इधर तो कम सर्दी है, लेकिन वैष्णो देवी में सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। उर्मिला जी कहती हैं, आपके कानों का मफलर बहुत पुराना हो गया है। ऐसा करो, एक नया मफलर खरीद लो। इतने सारे लोगों के साथ में जाएंगे तो पुराना मफलर अच्छा नहीं लगेगा। किशोर बाबू एकदम से जिंदा दिल और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रेम तो वह अपने बच्चों से भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के स्वार्थ से उनका दिल दुखी हो जाता है। बच्चों की चुभने वाली बातें उन्हें भली भांति समझ आती हैं कि उनके बच्चे उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके ऊपर कितना कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। किशोर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे जब मैं बाजार से मफलर लेने जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया सा स्वेटर खरीद दूंगा। बहुत अच्छी लगोगी तुम उसे पहनकर। तुम्हारे साथ अपनी सेल्फी खींचूंगा, फिर स्टेटस पर डालूंगा। लोग कहेंगे, देखो किशोर बाबू घूमने गए हैं, और हंसने लगते हैं। उर्मिला जी कहती हैं, आप भी ना ऐसी ही बातें करते रहते हैं। सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। हम सठिया रहे हैं। और दोनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तय तारीख को सभी वैष्णो देवी जाने वाली बस में आकर बैठ जाते हैं। किशोर बाबू के साथ साथ उनके मित्र मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके सहयोगी दुबे जी और उनकी धर्मपत्नी भी साथ जा रही थीं। अब जब साथ में एक ही उम्र के मित्र थे तो रास्ता आसान हो ही जाता है। रास्ते भर सभी बातें करते रहे, बीच बीच में भगवान का भजन भी करते रहे। किशोर बाबू ने नया नया स्मार्टफोन खरीदा था तो शौक भी बहुत ज़्यादा था। वह अपनी पत्नी के साथ जैसे ही फोटो निकालते झट से व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देते थे। बहू बेटा अपने माता पिता के स्टेटस को देख करके जले भुने जा रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। प्रवीण कहता है, आने दो पापा को, घूमने के बाद सारा हिसाब किताब करने के लिए कहूँगा। अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो पापा से बात करनी ही पड़ेगी। किशोर बाबू वैष्णो माता के दर्शन बहुत अच्छे से करते हैं। उर्मिला जी बहुत खुश हैं कि उन्हें ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ी है। हेलीकॉप्टर से बहुत सुविधा हो गई थी। वह अपने पति से कहती हैं, मेरी वजह से आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो उर्मिला, जब तक मैं हूँ तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किशोर बाबू और उर्मिला जी को घर आए एक दिन भी नहीं बीतता है कि प्रवीण का फ़ोन आ जाता है। पापा, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। आप कहीं से भी रुपयों का बंदोबस्त करके आज के आज ही भिजवा दीजिए। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी बेटा जिसमें तुम्हें 5 लाख की ज़रूरत है? अचानक से इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा? तुमने कुछ समय पहले कहा होता तो मैं तुम्हें किसी से उधार लेकर के तुम्हें दे देता।
पर इतनी जल्दी तो रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकता है। प्रवीण चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ, तुम्हारे पास घूमने के लिए पैसे हैं, नया फोन खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने बेटे को देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे सब समझ में आता है, आप मुझे अपने पैसे देना नहीं चाहते हैं। फिर गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अगर आपने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो समझ लेना मैं कभी आपके काम नहीं आऊँगा, कोई सेवा नहीं करूँगा। बुढ़ापे पर उधर ही पड़े पड़े सड़ते रहना। किशोर जी को गुस्सा आ गया। बेटा, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें पढ़ाने में हमने दिन रात एक कर दिया है। तुम्हें जो पढ़ाई करनी थी वह हमने करवाई है। अपने रिटायरमेंट के समय तुम्हारे घर खरीदने में मैंने 30 लाख रुपए दिए थे, और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? सारे रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए थे। अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई तुम्हें पढ़ाने में लगा दी। आज बस मेरे पास खर्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पेंशन के पैसे ही हैं। तुमसे तो मैं कभी मांगता नहीं हूँ। उस पर भी तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अपने बेटे की बात सुनकर के हमेशा खुश रहने वाले और अपनी पत्नी को समझाने वाले किशोर बाबू भी दुखी हो जाते हैं। किशोर बाबू को उदास देखकर उर्मिला जी पूछती हैं, क्या हुआ आपको? इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? आज शाम की चाय के लिए भी नहीं बोला। 5 बजे से ज़्यादा समय हो गया है, नहीं तो आप रोज़ 5 बजे चाय के लिए बोल देते हैं। कोई बात है क्या? गंभीर स्वर में किशोर बाबू कहते हैं, उर्मिला, अगर कल को मैं ना रहूं तो तुम अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? उर्मिला जी अपने पति की बात को बीच में ही काटते हुए कहती हैं, आप ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। मैं आपसे पहले ही जाऊंगी इस दुनिया से। मुझे आपके बिना नहीं रहना है इस दुनिया में। नहीं उर्मिला, यह तो दुनिया की सच्चाई है। पति पत्नी में से कोई तो एक पहले जाता ही है, क्योंकि साथ में तो कोई भी नहीं जाता। मान लो कि अगर मैं पहले चला जाता हूँ तो तुम अकेले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगी? अगर मुझे कुछ हो जाता है, उर्मिला जी कहती हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है प्रवीण के पापा, तो तुम बहू बेटे के पास चले जाना। वह तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। बहू तुम्हें समय से खाना बनाकर खिलाएगी। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। किशोर बाबू कहते हैं, चिंता तो इसी बात की है कि बेटे बहू के आसार तुम्हारी सेवा के नहीं लग रहे हैं, और वह इतनी आसानी से सेवा नहीं करेंगे। यह भी मुझे समझ में आ गया है। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो पेंशन मिलती है, और मेरे नाम घर, जमीन और इधर के दोनों प्लॉट भी हैं, तो बेटा बहू इसी की लालच में मेरी सेवा करते रहेंगे। लेकिन उर्मिला, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी सेवा बेटा बहू क्यों करेंगे? मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ कि तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से बेटे बहू तुम्हारी सेवा करें। अगर तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे नाम पर कुछ होगा तो उसको लेने के लिए वह तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे। अगर सब कुछ मेरे जाने के बाद उन्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा तो तुम्हारा बुढ़ापा मेरे बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापे पर हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। उर्मिला जी अपने पति की बातों की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थीं, क्योंकि वह अपने बेटे बहू के स्वभाव को भी अच्छे से जानती हैं। पिछली बार जब उनके घर में गई थीं तो बेटे बहू ने उनके साथ जो व्यवहार किया था वह उन्हें आज भी नहीं भूला जाता है। उर्मिला, तुम कल ही मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलना। मैं सोच रहा हूँ कि हाईवे वाला जो प्लॉट है वह तुम्हारे नाम कर दूँ। उर्मिला जी ने अपने आसपास के बहुत से लोगों का बुढ़ापा देखा था। वाकई में बिना पैसों के बुढ़ापे में तकलीफ होती है। अगर हम बहू बेटों पर आश्रित होते हैं, हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसा होता है। इसीलिए उर्मिला जी अपने पति की बात पर सहमति दे देती हैं। किशोर बाबू अपने बेटे बहू का मन लेने के लिए प्लॉट वाली बात उनसे भी करते हैं। माँ के नाम हाईवे वाले प्लॉट की बात सुनकर के बेटा बहू दोनों ही आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं वह दोनों कल ही छुट्टी लेकर के घर आ रहे हैं। अब फ़ोन पर बात नहीं होगी, घर आकर आमने सामने बात होगी। किशोर बाबू अपने बेटे बहू का इंतज़ार करने लगते हैं, और आने वाले तूफान का भी। उन्हें पता है कि अब घर में कलह होने वाला है, लेकिन उन्होंने जो सोच लिया है वह करके रहेंगे। भले ही 4 दिन का कलह हो,
लेकिन उनके मरने के बाद कम से कम मेरी पत्नी का बुढ़ापा तो मेरे जाने के बाद सुरक्षित होगा। दूसरे दिन बेटे बहू घर आ जाते हैं। घर आते ही बेटा दमकते हुए अपने पिताजी से कहता है, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? जो आप हाईवे वाला प्लॉट माँ के नाम कर रहे हैं, और आखिरकार आपका मैं इकलौता बेटा हूँ। जो कुछ भी है वह मुझे ही तो बाद में मिलेगा, चाहे वह आपके पास रहे या माँ के पास। इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा, फर्क तो बहुत पड़ता है, इसीलिए मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, ऐसे ही नहीं लिया है। माँ, आप पापा को समझाइए, क्या बुढ़ापे पर मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा? जो है प्लॉट आपके नाम करने की बात कर रहे हैं। अरे बेटा, तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें अभी पैसे नहीं देंगे तो तुम हमारे बुढ़ापे पर देख रेख नहीं करोगे। तो बेटा, जब इतना करने के बाद भी तुम हमसे कह रहे हो कि तुम हमें बुढ़ापे पर नहीं देखोगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सेवा नहीं करोगे, तो आगे की ज़िंदगी किसने देखी है? इसीलिए मैं तुम्हारी माँ के नाम यह प्लॉट कर रहा हूँ। वैसे भी उनके नाम पर कुछ नहीं है। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम उस प्लॉट के लालच में ही कोई ना कोई तो उनकी सेवा करेगा ही। तुम नहीं करोगे तो उनकी बेटी करेगी, बेटी नहीं करेगी तो परिवार का कोई सदस्य तो करेगा ही, क्योंकि वह प्लॉट लाखों का है। और तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? और प्रवीण, प्लॉट चाहे मेरे नाम हो या माँ के नाम हो, क्या फर्क पड़ता है? बाद में मिलेगा तो तुम्हें ही। अगले ही दिन किशोर बाबू रजिस्ट्री ऑफिस जाकर के अपनी पत्नी के नाम हाईवे वाला प्लॉट कर देते हैं। बेटे बहू भी घर में ही है। घर का माहौल एकदम तनाव वाला है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। किशोर बाबू घर के माहौल को हल्का करने के लिए अपने बेटे के पास जाते हैं और उसको समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने सिर्फ एक पति का फर्ज निभाया है, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, क्या तुम रचना को बुढ़ापे पर दुखी देख पाओगे? क्या तुम यह सह पाओगे कि तुम्हारी पत्नी बुढ़ापे पर पैसों के लिए परेशान रहे? जिसने तुम्हारा पूरी जिंदगी साथ दिया है, कदम से कदम मिलाकर साथ चली है, सुख दुख में साथ रही है, उसका जीवन संगनी को उस जीवन संगनी को क्या तुम दुखी देख सकते हो? प्रवीण अपने पिता की बात सुनकर निरुत्तर हो जाता है। उसे अपने पिता की बात की गहराई समझ में आने लगती है। और बेटा, जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे तब तक सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में ही रहेगी, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगी। हमने तुम्हारे लिए सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, भले ही तुम्हें लगता हो कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। बातों ही बातों में किशोर बाबू अपने बेटे से इतना तो कह ही देते हैं। यह बात सुनकर के प्रवीण शर्मिंदा हो जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगता है। 2 दिन बाद उर्मिला जी अपने पति से कहती हैं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बहुत दिनों बाद मेरे बेटे का जन्मदिन मेरे पास ही मनेगा। कितने साल हो गए हैं जब से मेरे बेटे का जन्मदिन मेरे साथ नहीं मनाया गया। पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहा, फिर नौकरी के सिलसिले में कभी साथ पढ़ा ही नहीं, इसीलिए मैं तो अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। किशोर बाबू भी अपने बेटे के जन्मदिन मनाने की खूब सारी तैयारी करते हैं। एक बड़ा सा केक लाते हैं। बचपन में अपने बेटे के लिए खिलौने लाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। रचना भी घर में सारा खाना बनाती है, छोले पूड़ी खीर कचौड़ी सब कुछ घर पर तैयार करती है। शाम को धूमधाम से जन्मदिन मनाने की तैयारी हो रही है। किशोर बाबू ने अपने सत्संग के मित्रों को भी बुला लिया है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, घर पर सभी को केक खिलाएंगे। किशोर बाबू अपने बेटे के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और प्रवीण को देते हैं। प्रवीण पूछता है, पापा, इस लिफाफे में क्या है? जरा खोल कर देखो, तब पता चलेगा इसमें क्या है। प्रवीण जब उस लिफाफे को खोलता है तो खुशी के मारे झूम उठता है, क्योंकि लिफाफे में पिताजी ने 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। सभी लोग गिफ्ट को देख करके खुश हो जाते हैं। प्रवीण झुक करके अपने माता पिता के पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है। तो दोस्तों, घर परिवार में मनमुटाव और छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन अपनों के लिए हमेशा दूर की सोच रखकर चलना चाहिए। यह बात बहू बेटों को भी समझना चाहिए कि माता पिता की उम्र ज़रूर हो गई है, लेकिन क्या उनके कोई अरमान नहीं होते हैं? तो हमें उनके अरमानों की इज्जत करनी चाहिए और कभी भी अपने माँ बाप से यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे, माँ बाप तो हमारे लिए वह करते हैं जो उनकी औकात से बढ़कर होता है। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद।